राजस्थान की राजनीति में मिर्धा परिवार का दबदबा रहा है। नागौर की राजनीति अब भी नाथूराम मिर्धा के चले जाने के बाद भी मिर्धा परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे साथ हैं ज्योति मिर्धा, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उनके बीजेपी में आने के बाद से नागौर की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। ज्योति मिर्धा जी, कांग्रेस से एक पुराना रिश्ता रहा लंबे समय तक, अचानक से छोड़ने का फैसला हुआ या फिर प्लानिंग थी? नहीं जी, अचानक से ही फैसला, छोड़ने का फैसला अचानक से हुआ, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ऐसी परिस्थितियां बन गई थी क्षेत्रीय पार्टी को लेकर के नागौर के अंदर कि कांग्रेस के खुद के ही कार्यकर्ता की अनदेखी हो रही थी और एक तरीके से कांग्रेस का यूं कह लीजिए कि जो लाइफ फोर्स है, जो खून है, उसको निचोड़ निचोड़ करके और आरएलपी को सींचा जा रहा था। समय समय पर इस चीज की हमने ऊपर जानकारी भी दी थी, पर पता नहीं क्या मजबूरियां थी या क्या था, कुछ शायद पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स इस तरीके की चल रही थी कि सचिन पायलट जी का गुट बन गया था। उसके बाद में सरकार थोड़ी सी लड़खड़ा सी रही थी, तो मुझे लगता है कुछ आपस में एक जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट टाइप का चल रहा था। लेकिन उस पूरे प्रकरण के अंदर जितनी कांग्रेस का जो ओरिजिनल कार्यकर्ता था उसकी बहुत अनदेखी हुई और उसको देख करके बड़े त्रस्त थे हम लोग भी, और उसका कोई रास्ता एकदम से नजर नहीं आ रहा था। मुझे ये भी लगा था कि चलिए उपचुनाव हुआ है, उसके बाद में सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। फिर सचिन पायलट जी वाला मुद्दा हो गया, तब चीजें और बुरी हो गई। उसके बाद में बीजेपी ने शायद कहीं ना कहीं कोई पुराने अपने सर्वे करवाए होंगे या कुछ किया होगा, और बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे वो मुझसे जुड़े हुए थे, क्योंकि उनकी भी स्थिति कुछ गठबंधन करने की वजह से उनके काडर की भी कुछ ऐसी स्थिति नागौर के अंदर हो रखी थी। सो आई बिलीव कि जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी के अंदर, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया कि आप आइए और आकर के और मैदान में उतरिए और बीजेपी पार्टी को मजबूत करिए। मैंने वो ऑफर ग्लैडली एक्सेप्ट करा और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरीके से वार्मथ के साथ में पूरे बीजेपी ने मुझे स्वीकारा है और जिस तरीके से मेरा स्वागत कर रहे हैं, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं नई किसी पार्टी में आई। यही बात कांग्रेस में है। नागौर के प्रभारी हरीश चौधरी जो आपके लिए खड़े नजर आ रहे हैं कि ज्योति मिर्धा ने बहुत मेहनत की, सोचना चाहिए क्यों गई। दिव्या मदेरणा परिवार से वो भी खड़ी नजर आ रही हैं, तो एक कांग्रेस में भी आपके लिए सहानुभूति नजर आ रही है? देखिए, इंटरनल सबको पता था कि कारण क्या है, और सिर्फ दिव्या या हरीश जी या सचिन पायलट जी ही नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ओपनली ये चीज बोलने लगेंगे, क्योंकि उन लोगों को जो ये एक नागौर मॉडल बन गया था कि यहाँ पर एक तीसरी पार्टी को पनपाओ और अपने आदमियों को दबा करके रखो, उनको कंट्रोल में रखो ताकि दूसरे लोगों को कंट्रोल किया जा सके। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्लान बन रखा था कि नागौर मॉडल को रेप्लिकेट करके दूसरी जगहों के ऊपर भी रेप्लिकेट करें, उसके अंदर सबसे पहले शिकार शायद यही सब लोग होने थे। तो ये लोग समझते हैं इस चीज को, और इसीलिए आज वोकल होकर के और सेंट्रल लीडरशिप जो है कांग्रेस की, उसका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं। मिर्धा परिवार का एक बड़ा नाम रहा है। ज्योति मिर्धा के बीजेपी में जाने से क्या बीजेपी की राजनीति वहां बदलेगी? ये तो समय बताएगा, लेकिन जो आज जोश दिख रहा है, जो बार बार हमारे पास में सूचना आ रही है कि जी चुनाव का माहौल ऑलरेडी नागौर के अंदर हो चुका है। मुझे अभी नागौर जाना बाकी है। अभी मुझे बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनसे और मेरे कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, जैसे आपने देखा उनको, तो ये इन लोगों से मिल करके बातचीत करके, और अभी मैं बीजेपी कार्यालय जा रही हूँ, इसके बाद में वहाँ एक मीटिंग है, जिस हिसाब से भी प्रोग्राम बनेगा तब मैं नागौर जाऊंगी। जो माहौल होगा उसको आप भी देखेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2023 के चुनावों के अंदर नागौर के अंदर बीजेपी बहुत अच्छी बढ़त लेकर के निकलेगी। मैंने आपके पहले चुनाव में भी देखा था, लोगों में बड़ा उत्साह था, उम्मीद थी आपसे। लोग कहते थे कि नागौर की ज्योति बाबा की पोती। अब क्या वजह रही कि आप नागौर में उतना सक्रिय नहीं रही? क्या आरएलपी वजह रही या कोई और भी वजह थी? जी, मेरा पुराना रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, 2009 में जब मैं सांसद बनी थी, तो शायद ही कोई सांसद फर्स्ट टाइमर इतने मुद्दे उठा करके और उनको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करा पाया होगा। आवाज उठाना एक अलग बात है, हर आदमी कह सकता है आराम से आवाज उठाई, लेकिन चीजों के ऊपर एक्शन करवा पाना। नागौर की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पीने के पानी की, जो 65 साल से जिस चीज का इंतजार हो रहा था और किसी कारण से नहीं हो पा रही थी, वो नागौर की इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल का फेज 2 मैंने पास करवाया। आज नागौर के अंदर मीठा पानी पीने का आ रहा है वहां पे। अगर किसानों की बात करें तो जो मॉन्सांटो के साथ में करार हो रखे थे, यहाँ हमारी सरकार थी, दिल्ली में हमारी सरकार थी, उनको समझाया मैंने कहा जो आप टेक्नोलॉजी के नाम पे आप सोच रहे हो भलाई कर रहे हो किसान की, उसका कितना नुकसान होगा। वो लोग समझे और मैंने वो करार कैंसिल करवाए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। मेरा इकलौता ऐसा रिकॉर्ड है जो सांसद एमपी लैड फंड अपनी एक एक पंचायत के अंदर 3-3, 4-4 बार दौरा करके बांट करके दे करके आया।
तो वहां पे कोई प्रेजेंस एब्सेंस का चक्कर नहीं था। एब्सेंस कब होनी शुरू होती है आदमी की, जब पार्टी आपके हाथ से पावर खींच लेती है और आप अपने खुद के कार्यकर्ताओं के काम नहीं करा पाते। तब जाकर के अगर पार्टी जब बाढ़ खेत को खाने लगे, उस समय किसके पास में आदमी जाकर के और अपने दुखड़े रोएगा। सेंट्रल लीडरशिप ने समय समय पर इसके अंदर दखल किया, लेकिन वो उतना ही कर पाते हैं क्योंकि रोजमर्रा की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है वो लोकल लेवल पे छोड़ दी जाती है। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी महसूस हो ही रहा है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस विद इन द पार्टी जो मेरे को पुराने लोग संपर्क में वो बता रहे हैं कि भाई आपके जाने से कई चीजें हैं जो उजागर हुई हैं। तो रही बात बीजेपी की, मैंने उनसे सिर्फ ये चाहा था कि जी मेरे को एक फ्रूटफुल पॉलिटिकल लाइफ अगर मिलती है तो मैं पॉलिटिक्स में वापस एक्टिव होने को तैयार हूं। क्योंकि अगर आप आओ और कुछ कर ना पाओ तो उसका कोई सार नहीं है। तो मुझे वही प्रॉमिस किया गया है कि नहीं, आपको एक्शन करने का पूरा समय मिलेगा, आपके अपने जो लोग हैं उनकी पूरी मतलब रिस्पेक्ट होगी, और आप आइए और हमारे साथ में जुड़ करके काम करिए, जो आपके क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनको उठाइए, और हमारा जहां भी जो भी प्रयास लगेगा हम आपका सहयोग करने की कोशिश करेंगे। आपसे जो सहानुभूति रखने वाले थे मुकेश भाकर, रामनिवास गौड़िया, बहुत सारे कांग्रेस के विधायक, वो भी परेशान है आपके जाने से। देखिए, नुकसान हो सकता है उनको, लगता है चुनाव परेशानी तो सभी को महसूस हो रही है, ऐसे सब फील कर रहे हैं, क्योंकि जब उनकी भी वही स्थिति है कि सचिन पायलट जी के कारण अब आप देख रहे हैं कि विद इन द पार्टी अगर ग्रुप्स इस तरीके से बन जाते हैं कि एक दूसरे को मतलब जिसको कहते हैं नेस्तानाबूद करने की कोशिश करी जा रही है, तो वो डेसिमेट होने की कगार पे बैठे हुए, इसीलिए वो मेरा ख्याल थोड़े से जिटरी हो रखे। ये ऐसा इतनी कड़वाहट क्यों? हनुमान बेनीवाल जो बोलते हैं मिर्धा परिवार को खत्म हो गया है, कोई अस्तित्व नहीं है, धूल चटा दूंगा, ये कड़वाहट क्यों है? मिर्धा परिवार और बेनीवाल क्यों हमला करते हैं? कहीं ना कहीं उनके मन में मुझे लगता है कुंठा है, क्योंकि आप देखिए कि उनके जो पिताजी थे वो मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर के साथ में बहुत उन्होंने, रामदेव जी साहब ने, समय बिताया था। और मैंने पिछले चुनाव में एक बात और भी बोली थी जिसको इन्होंने गलत स्पिन दे करके और कह दिया था कि दरिया बिछाते थे। मैंने ये नहीं कहा था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि कल तक मैं आज किसी की अगर दरिया बिछाने जाऊं तो एक है कि श्रद्धा भाव है उनके प्रति, लेकिन कल मैं उनको गालियां देने लग जाऊं, खानदान को गालियां देने लग जाऊं, और वो भी एक ऐसी शख्सियत को गाली देने निकले हैं वो जिन्होंने मारवाड़ के लिए और किसान समाज के लिए और जाट समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। तो अब वो बराबरी तो कर नहीं सकते क्योंकि वो टैलेंट नहीं है, वो उनका विजन नहीं है, तो वो सोचते हैं कि उनको गाली बक करके ही और मैं अपना कद बड़ा बन के दिखा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं। पीछे अभी उन्होंने एक भाषण में, अपने किसी इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने ऑफिशियली कैटेगोरिकली ये चीज कही थी कि किसी ने कहा कि जी आपने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा है, आपने बीजेपी से गठबंधन करा क्यों था? तो उनका जवाब था कि भाई मेरी पुरानी रंजिश है एक परिवार के साथ में, और उनको चुनाव में हराने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा वोटों की जरूरत थी, इसलिए मैंने बीजेपी के साथ गठबंधन करा था। नेस्तानाबूद करना चाहता हूं मैं मिर्धा परिवार को। आ जाइए, वही घोड़ा वही मैदान। ये कड़वाहट अचानक से पैदा हुई या पहले से थी? मुझे तो ऐसा याद आता नहीं कि कोई कारण होना चाहिए कड़वाहट का, क्योंकि जब हम बच्चे थे और ये यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे तो खूब ढोल नगाड़ों के साथ में घर में आया करते थे। दादा साहब उस टाइम पे मंत्री थे, तब भी स्वागत करने 18 सिविल लाइन आए थे। फिर कहाँ उनकी ये महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई कि वो अपने आप को वेस्टर्न राजस्थान का, किसान वर्ग का, युवाओं का सबसे बड़ा नेता प्रोजेक्ट करने के चक्कर में दूसरों को नीचा दिखाने की होड़ में लग गए। और जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो सभी लोगों के सामने है कि वो किसी के लिए रिस्पेक्टफुली बात भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि भाई बड़ा बनने के लिए शायद मुझे दूसरों को छोटा दिखाना पड़ेगा। हम लोग पूछते हैं उनसे उनकी भाषा के बारे में, तो कहते हैं नाथूराम मिर्धा भी ऐसे ही बोला करते थे। नाथूराम मिर्धा पढ़े लिखे और बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे। मेरा बचपन दादा साहब के साथ में बीता था, और अगर आप उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स मैंने निकाल करके सुनी तो वो जो जितने टेक्निकल इश्यूज हुआ करते थे, एक नागौर के मेले का भाषण का मेरे पास में एक रिकॉर्डिंग आई थी जिसके अंदर वो बैंक्स का जो नेशनलाइजेशन था उसको नागौर की जनता को नागौर मेले के अंदर समझाने का प्रयास कर रहे थे सिंप्लीफाइड टर्म्स के अंदर। लेकिन उनके साथ में क्या था कि उनका विजन भी था, एजुकेशन भी थी, उनका एक बेस भी था। आज अगर पूछे उन्होंने क्या काम करवाए हैं तो हम बैठ करके आज तक गिना सकते हैं क्या काम करवाए। मैं सांसद थी तब मैंने क्या काम करवाया, मैं आज तक आपको बैठ करके यहाँ पे लिस्ट बता सकती हूँ कि मैंने एक बार सांसद होने के बाद क्या करवाया। इनका परिवार
और इनके ब्रदर अब ये खुद है, पहले तो ये परिवारवाद के पीछे कहा करते थे, अब ये क्या परिभाषा हुई, परिवारवाद कहते थे और खुद ही अपने जब नेक्स्ट मौका लगा तो सीधा अपने भाई को उठा करके चुनाव लड़वा दिया खींवसर से। तो उसमें भी ये मतलब जो सवाल दूसरों पे उठाया करते थे उसमें खुद भी कच्चे निकले। अब इनकी स्थिति ये है कि जिस भी दिशा में ये कदम बढ़ाते हैं इनसे यही सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आप क्या करना चाहते हो। बोले मैंने पार्टी बनाई, मैं अकेला लड़ाई लड़ रहा हूँ। लड़ाई तो सारे दुनिया में लड़ रहे हैं, अकेला पार्टी बनाने से कुछ नहीं होता। अगर वो पार्टी एक किसी बड़ी पार्टी का सिर्फ एक दुमछल्ला बन के काम करना चाह रही है, जो कि अभी तक का बैकग्राउंड दिखा है हमारे को, तो इसका श्रेय वो ना लें और अपने आप को इतने बड़े लीडर्स के साथ में कंपेयर ना करें। चाहे वो बलदेव राम जी मिर्दा थे, चाहे वो रामनिवास जी मिर्दा थे, नाथूराम जी मिर्दा थे, चाहे वो कल्याण सिंह जी कालवी थे, चाहे वो कुमाराम जी थे। उस जमाने के सारे नेताओं ने बहुत खून पसीना बहा करके और राजस्थान की इस जमीन को सींचा था। और ये जो आज कर रहे हैं युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, नशे की ओर धकेल रहे हैं। आप अगर देखें तो कल की जो सभा थी जिसके अंदर इनको पूरा विश्वास था कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या के अंदर छात्र आएंगे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने इनको बरगला रखा है, बहुत ज्यादा उनको जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा पलके दिखा रखे हैं। वो लोग भी अब इनकी शायद कहीं ना कहीं इनकी कार्यशैली को समझ गए हैं और कल वाला जो शो इनका बिल्कुल फ्लॉप शो गया, उसके बाद से अब तक बिल्कुल बौखलाहट के मारे जो बिल्कुल जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चाहे मेरे खिलाफ, चाहे सचिन पायलट के खिलाफ, लेफ्ट राइट सेंटर बिल्कुल गलत भाषा का प्रयोग करते हुए बोल रहे हैं, वो उनकी बौखलाहट सामने दर्शाता है आपको। गुस्से में स्टेटमेंट दिया जो आपके लिए दिया करते थे कि कांस्टेबल नहीं छुड़ा, एक गाड़ियां नहीं छुड़ा सकते, पानी की टंकी नहीं भिजवा सकते, आप लोग यही कहते हैं वो। हाँ, क्योंकि आप गुलामी करने के लिए कब घुटनों के बल जाकर के मुख्यमंत्री जी के पैर पकड़ लेते हैं, ये उसका खामियाजा है। उनको लगता है कि भाई छोटे बड़े काम निकालने के लिए ये काम तो करना ही पड़ेगा, तो बीजेपी का गठबंधन तोड़ करके यहाँ आए ताकि जी हजूरी अंदर करें और बाहर जा करके बहुत अपनी ताकत का दिखाएं जलवा कि भाई मेरी तो बहुत बड़ी ताकत है। तो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी गहलोत साहब को भी ये समझ में आ जाएगी कि किस घोड़े पे दाव लगाना चाहिए और किस पे नहीं लगाना चाहिए। वो भी बड़े धुरंधर राजनीतिज्ञ रहे और मेरा ख्याल जल्दी ये चीज़ हमारे सामने भी क्लियर हो जाएगी कि अगर इनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो इनका, क्योंकि खुद के सर्वे इनके ये बता रहे हैं कि अगर ये अपने हाल पे चुनाव लड़ते हैं तो राजस्थान में इनकी एक भी सीट नहीं आ रही है। इसलिए ये इतना भाग दौड़ के कभी बीजेपी के साथ गठबंधन, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन, कभी कहते हैं मेरे लाइक माइंडेड छोटे जो दल हैं उनके साथ में गठबंधन करूँ। यकीन है कि अशोक गहलोत के साथ मिले हुए हैं ये? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सच पहले आप देखिए, हरीश चौधरी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ये प्रायोजित पार्टी है। मैं तो कैटेगोरिकली बता रखी हूं कि इसको पनपाया ही इसको वहां पर कांग्रेस ने ही है, गहलोत साहब नहीं पनपाया था। मेरे पहले चुनाव के अंदर इनको जब ये निर्दलीय लड़ रहे थे तो इनके साथ में जो कांग्रेस के लोग साथ दे रहे थे इनका, उनको गहलोत साहब चाहते तो रोक सकते थे। सेकेंड इलेक्शन के बाद में अब जो पीछे से चल रहा है तो सभी को दिख रहा है। और अभी तो कल की और परसों की जो खबरें देखेंगे आपकी, डीएमएफटी का जो फंड जारी हुआ है वो सचिन पायलट जी के ग्रुप के जो बताए जाते थे या जो इनको आप कह रहे हैं कि उन परबत सर लाडनू के अंदर 0 उनको मिला है। महेंद्र चौधरी जी काफी खास हैं सीएम साहब के, उनके यहाँ पे 22 करोड़ का बजट मिला है। सेम बजट हनुमान बेनीवाल जी को, हाँ उनको 22 करोड़ का बजट उनको भी दिया गया है। तो वो कहते हैं कि मेरे 3 विधायक हैं इसलिए दिया है, तो विधायक तो वो दूसरे वाले भी थे, उनको भी देना चाहिए था। अगर ये विधायकों की गिनती और 2 ही है नागौर जिले के अंदर, कम से कम भोपालगढ़ वालों को नागौर के अंदर तो गिनती ना करवाएं बजट लेने के लिए। आखिरी सवाल, ज्योति मिर्धा को लेकर बहुत सारे राजस्थान में लोगों की अपेक्षाएं हो गई है, खासकर के जाट समुदाय में। क्या देखती हैं अपना भविष्य आप नागौर में? मेरी अभी एक ड्यूटी है सब कि जो लोग मुझसे दूर हो चुके थे, जो थोड़े से जिसको कहते हैं कि एक मायूसी सी थी, मेरे मन में भी थी, मैं झूठ क्यों बोलूं उस चीज को लेकर के, कार्यकर्ता भी मायूस था। आज जो उनका जोश दिख रहा है, मैं इस जोश को बरकरार रखना चाहती हूँ 2023 में और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में। मेरी सिर्फ एक ही एक कोशिश रहेगी कि किस तरह भाजपा का जो नया परिवार है इसको मजबूती दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या के अंदर भाजपा के विधायक आ सके। जहां मेरी जरूरत होगी पार्टी को, मैं वहां पे हाजिर रहने के लिए तैयार हूं। जिस उम्मीद के साथ में उन्होंने मुझे पार्टी में इंडक्ट किया है, मुझे लगता है कि उनको निराशा हाथ नहीं आएगी और ज्योति मिर्धा इस चीज के लिए दिन और रात अपनी मेहनत एक करेगी। दुनिया में सारा खेल आत्मविश्वास का है और ज्योति मिर्धा आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही हैं। उन्हें लग रहा है कि अब बीजेपी उन्हें फ्री हैंड देगी और जिस तरह की राजनीति वो करना चाहती हैं वो करने को मिलेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि नाथूराम मिर्धा की विरासत को बीजेपी कैसे आगे लेकर जाती है, क्योंकि ये कांग्रेस इस विरासत को लेकर हमेशा से राजस्थान की जाट राजनीति करती रही है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, राजस्थान तक।